गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी लोग का स्वागत है हमारे इस चैनल पे एक बार फिर आप लोग को। जैसा कि बेसिक इलेक्ट्रिकल में हमारी बैटरी भी चल रही है और डीसी करंट भी चल रही है, यानी कि डीसी नेटवर्क भी चल रही है और बैटरी भी चल रही है। तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिलते रहेंगे, तो प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर चेक किया कीजिए, क्योंकि अगर पीछे का वीडियो आप देख नहीं रहे हैं तो कोई आगे वाली वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो आप लोग पीछे वाला वीडियो जरूर देखा कीजिए। सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है चैनल पे। आप एनालॉग की क्लास कर सकते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल की क्लास कर सकते हैं। आप लोगों की डिमांड पे ही फिजिक्स की क्लास लाई गई है। फिजिक्स के क्लास में कुछ कमेंट आई हैं कि गलत कमेंट है, तो जो भी हो गलत कमेंट कर रहा है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं केवल उसी के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। जो देख रहा है और जितने लोग लाइक किए हैं मैंने वीडियो उसके लिए बनाया है। जो कमेंट जिसको पसंद नहीं आ रहा है वो वीडियो ना देखे, लेकिन गलत कमेंट ना करे। क्योंकि देखिए, अगर गलत आप कमेंट आप कर भी ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सबसे बड़ी बात ये है। तो आप बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि आपके गलत कमेंट करने से मुझे आप रोक सकते हैं वीडियो बनाने से, या कोई आपको फ़र्क पड़ता है, तो बिल्कुल आप वीडियो में आप ऐसे कमेंट करते रहिए और मुझे आप रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पसंद नहीं तो वीडियो मत देखिए, क्योंकि मैंने वहाँ पे ऐसे प्रेशर नहीं किया है कि आप वीडियो देखिए। और जो भी हो, मैं आपको तो जानता नहीं, लेकिन जिसने भी कमेंट किया है वो कमेंट मुझे नहीं अच्छा लगा। क्योंकि क्या होता है कि जब एक नेगेटिव कमेंट आता है तो उसके पीछे सारे पॉजिटिव कमेंट छिप जाते हैं। तो क्या हो जाता है, जो भी पसंद करता है वो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जितने लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, अगर वो भी कमेंट नहीं करेंगे तो क्या वहाँ पे सिर्फ नेगेटिव कमेंट ही रह जाएगा। तो आप लोग प्लीज़, जिसको पसंद आ रहा है वो कमेंट किया कीजिए कि अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग को पसंद ना हो तो फिर वीडियो हम लोग बंद कर दें, क्योंकि देखिए आप लोगों की हेल्प के लिए ही हम लोग थे कि लॉकडाउन था, आप लोग क्लास नहीं कर सकते हैं, कोचिंग नहीं कर सकते हैं, कॉलेज नहीं जा सकते हैं। तो आपकी मदद करने के लिए ही हम लोगों ने ये चैनल स्टार्ट किया था। अगर आपको नहीं पसंद है, अगर सभी लोग को नहीं पसंद है, तो हम क्लास बंद कर देंगे। सभी लोग को पसंद है कि नहीं ये तभी पता चलेगा जब आप कमेंट करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया कीजिए, आपको पसंद है कि नहीं है, लाइक कीजिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारी 9वीं क्लास है और हमने पिछले क्लास में बैटरी के पिछले क्लास में हमने देख लिया था कि हमारी जो बैटरी की दक्षता होती है वो कितने प्रकार से होती है, या फिर उसका फार्मूला क्या होता है। ये हमने पिछले क्लास में देख लिया है। आज हम देखेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारी कि जो हमारा सीसा अम्ल संचायक सेल है, अगर फुल चार्ज हो जाता है तो उसके कैसे कैसे संकेत मिलेंगे, या फिर क्या क्या अगर संकेत हों तो हम ये मान लेंगे कि हमारी बैटरी फुल चार्ज हो गई है। तो आज उस पर हम देखेंगे, थोड़ा सा हम बैटरी को आगे ले जाएंगे, क्योंकि बैटरी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक चल रहा है सीसा अम्ल संचायक सेल, यानी कि लेड एक्यूमुलेटर सेल जो चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में फिक्स है कि ये या तो निकल कैडमियम में एक बैटरी आती है। तो जितने लेक्चर चले आप उसको अच्छे से सुनते रहिए। देखिए इसमें क्या है, ये आज का टॉपिक जो हम लिख रहे हैं इसमें पूर्णतः आवेशित सीसा अम्ल संचायक सेल के संकेत, इंडिकेशन ऑफ फुली चार्ज लेड एसिड स्टोरेज सेल। मतलब अगर जो हमारा सीसा अम्ल संचायक सेल यानी बैटरी है या सेल है, अगर वो पूरा चार्ज हो जाता है तो क्या क्या उसके संकेत होते हैं, या फिर कैसे हमको पता चलेगा कि वो फुल चार्ज हो गया। तो देखते हैं क्या क्या है। पहला है तापमान का बढ़ना। सेल पूर्णतः आवेशित हो जाने पर उसका तापमान तेजी से बढ़ने लगता है, यानी कि अगर जो भी आपकी बैटरी या सेल है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ने लग रहा है तो क्या हो जाता है, आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि हमारा जो सेल है, मतलब बैटरी है, वो फुली चार्ज हो गया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आपके घर पे इन्वर्टर की बैटरी होगी, जहाँ पे अभी बैटरी रखी गई है। आप देखेंगे कि जैसे ही हमारी बैटरी फुल चार्ज, जो इन्वर्टर में आपकी इंडिकेटर दिखाती है वहाँ पे इंडिकेट होने लगती है कि आपकी बैटरी फुल चार्ज हो गई है। तो जैसे ही आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, उसके बाद क्या हो जाती है, वहाँ पे आप बैटरी के आसपास देखिएगा क्या थोड़ी सी हीट जनरेट हो जाती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपकी बैटरी फुल चार्ज हो गई है। यानी कि पहला आपका पॉइंट क्या है, जो हमारा पहला पॉइंट हो जाता है, वो पहला पॉइंट हमारा है कि तो क्या हो जाएगा हमारा इसमें दो पहला फॉर्म, हम देखिए यहाँ पे गलत लिखा गया है कि फॉर्मेशन ऑफ गैस नहीं रहेगा, यहाँ पे होगा इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर है। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, वो थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हुई है, तो कोई बात नहीं। देखिए क्या है कि पहला जो पॉइंट है हमारा इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, मतलब अगर तापमान बढ़ रहा है हमारे बैटरी का या सेल का, तो क्या हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि हमारी जो बैटरी वो फुल चार्ज हो गई है। तो उससे पता आप लगा सकते हैं। इस आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, वरना पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिए कि पीडीएफ मिल जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट आता है गैसों का बनकर निकलना। कभी कभी क्या हो जाता है, जब हमारी जो सेल है वो अगर बहुत
फुल चार्ज हो गई तो क्या हो जाती है, वहाँ से गैस निकलने लगती है, या फिर आपको लगता है कि वहाँ पे वेपराइजेशन होता है, उसके ऊपर आपको भाप की तरह दिखाई देता है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारी जो है बैटरी फुल चार्ज हुई, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैस जिसको बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैस बोल सकते हैं उसको, वो हो गया। फिर इलेक्ट्रोडों के रंग, कभी कभी क्या हो जाता है, सेल के पूर्णतः आवेशित हो जाने के पश्चात एनोड पर लेड ऑक्साइड यानी PbO2 का रंग गहरा चॉकलेटी तथा कैथोड पर लेड यानी कि भूरा रंग होता है। यानी कि जैसे ही फुल चार्ज हो जाता है, आपकी जो PbO2 की प्लेट बनी हुई यानी कि एनोड का जो हमारा प्लेट है वो क्या चॉकलेटी कलर का दिखने लगेगा, और कैथोड का जो हमारी Pb यानी लेड से बनी है वो भूरा रंग का दिखने लगेगा। तो ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोडों का रंग भी इफेक्ट करता है। अगर इलेक्ट्रोडों का रंग ऐसे बदल गया तो वो भी हमारा पता चल जाएगा कि हमारी जो बैटरी है वो फुल चार्ज हो गई, या फिर सेल जो भी हमारा है। इंग्लिश में भी इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर कहीं दिक्कत हो तो। आप उसके बाद आता है विद्युत अपघट्य का अपेक्षित घनत्व। क्या होता है, मैंने बोला है कि जैसे ही हमारे H2SO क्या हो जाता है, ये सल्फेट के रूप में जमा होता है बैटरी के ऊपर, क्या हो जाती है हमारी जो H2SO का 4 का विलयन होता है वो पतला हो जाता है, जिसके अपेक्षित घनत्व क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो देखते क्या लिखा है, आवेशित सेल में विद्युत अपघट्य यानी H2 विशिष्ट गुरुत्व तो 1.21, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में लिखने के लिए काम आता है कि जो आपका H2SO4 का जो विशिष्ट गुरुत्व होता है, जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.21 होता है। इसे हाइड्रोमीटर नामक यंत्र से प्रत्यक्ष मापा जा सकता है, यानी कि हाइड्रोमीटर से हम इसको माप सकते हैं इसके ग्रेविटी को, और इसमें जो इसकी ग्रेविटी होती है 1.21 हो जाती है। सिरा वोल्टेज, इसका जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है, जब पूर्णतः आवेशित सेल का विद्युत वाहक बल 2.6 वोल्ट होता है, जिसे वोल्ट मापी द्वारा मापा जाता है, तो वो फुली चार्ज है। यानी कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा आपको ज़्यादा जरूरी है जानना। कभी भी एग्जाम में आ जाता है कि अगर कोई सेल फुल चार्ज हो जाता है तो उससे क्या क्या संकेत हैं या फिर कितने इंडिकेशन हो सकते हैं, तो वो याद रखिएगा कि इंडिकेटर के रूप में आपको ये चीज़ हो सकती है, तापमान बढ़ेगा तो आपको पता चल जाना चाहिए, से गैस बन के अगर निकल रही है तो आपको पता चल जाना चाहिए, इलेक्ट्रोड का अगर रंग बदल रहा है तो भी आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रोड का रंग बदल रहा है, यानी कि अगर हमारा एनोड का प्लेट चॉकलेटी हो रहा है और अगर हमारा कैथोड का प्लेट भूरा हो रहा है, तो पता चल जाना चाहिए कि हमारी फुल चार्ज हो गई है। फिर उसके बाद वैद्युत अपघट्य जो हम डाल रहे हैं उसके जो अपेक्षित घनत्व है वो क्या हो जाती है हमारी 1.21 होनी चाहिए। सिरा वोल्ट तक अगर 2.6 वोल्ट आ जा रही है, अगर हम मेजर कर रहे हैं उस सेल का 2.6 वोल्ट है अगर, तो क्या हो जाएगी, हम इसको फुल चार्ज मान लेंगे कि फुल चार्ज हो गया। तो देखिए ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है तो कोई मतलब एग्जाम में आपको दिक्कत होगी। ये देखिए जितने भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है वो एग्जाम बेसिस है, वो पहले से ही बताई जा रही है कि सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जेई के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरी लेक्चर चल रही है, तो लेक्चर भी एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा ब्रीफ और ऑब्जेक्टिव करेंगे जब हम जेई के क्लास में जब स्टार्ट होगा, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे सारी चैप्टर। आप लोग अगर ईमानदारी से क्लास कर रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं तो याद रखिएगा कि अलग से आपको कोई कंटेंट अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। अगला देख लेते हैं, अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो अगली हमारी बैटरी सेल है या बैटरी जो भी बोल लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से ही एग्जामिनेशन में आपके जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं या फिर आप जेई का एग्जाम देने जा रहे हैं, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आना फिक्स है, जो 100% फिक्स है कि हाँ इसी में से वो क्वेश्चन आएगा। तो अगला हमारा जो है निकिल कैडमियम क्षारीय संचयक सेल, यानी कि जो पहला हम लोग पढ़े हैं वो अम्लीय सेल था, यानी कि सीसा अम्ल संचयक सेल। अब हमारे पास क्या है, क्षारीय सेल है, यानी कि एक हम अम्लीय सेल पढ़ चुके हैं और एक क्षारीय सेल पढ़ेंगे। तो इन दोनों में से या अम्लीय सेल एग्जाम में है या क्षारीय सेल है। अगर कोई भी जहाँ पे लिखा क्षारीय सेल तो उसके लिए उसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं। अगर कहीं पे एग्जाम में आ गया कि अम्लीय सेल क्या होता है, उसमें आप सीसा अम्ल संचयक सेल को भी लिख सकते हैं। तो आप ये समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है निकिल कैडमियम। ये निकिल कैडमियम क्षारीय सेल जो हमारा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लेता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए क्या है, निकिल कैडमियम सेल की संरचना निकिल आयरन के समान होती है, यानी कि एक जो निकिल आयरन हमारा होता है सेल उसके समान होती है। इसमें कैथोड से शुद्ध लोहे की बारीक छीलन के साथ कैडमियम का चूड़ मिलाकर भर देते हैं। कैडमियम ऑक्साइड सेल के आंतरिक प्रतिरोध को कम करता है। इसमें देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि क्या होता है, कैथोड के रूप में यहाँ पे शुद्ध लोहे की बारीक छीलन के साथ कैडमियम का चूड़ मिलाते हैं, यानी कि जो हम इस कैथोड बनाने के लिए इस्तेमाल करें वो क्या अमल कर रहे हैं, शुद्ध लोहे की बारीक छीलन, यानी कि जो हमारे लोहे का छोटा छोटा पार्टिकल होता है वो, और हम इसको कैडमियम के साथ चूड़ मिला रहे हैं। कैडमियम ऑक्साइड सेल के आंतरिक प्रतिरोध को कम करता है, जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कैडमियम ऑक्साइड क्या करता है, उसको इंटरनल रेजिस्टेंस को वो कम करता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी की इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी तो वो सेल थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। इलेक्ट्रोड की क्षमता को स्थायी करने के लिए इसमें 3% सोलर ऑयल मिला दिया जाता है। कैथोड के भरे हुए ऑयल NiOH4 या NiO2 के साथ 17% ग्रेफाइट मिलाकर कैथोड की चालकता बढ़ा लेते हैं।
यानी कि अगर चालकता कैथोड की बढ़ानी हुई तो क्या करते हैं हम उसको NiO2 के साथ 70% ग्रेफाइट मिलाते हैं। 70% ग्रेफाइट अगर हम मिला देंगे तो कैथोड की क्या होती है, चालकता हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन कैडमियम संचायकों में धनात्मक प्लेटों की संख्या ऋणात्मक प्लेटों की संख्या से अधिक रखी जाती है, जिससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। अगर हम पॉजिटिव वाली प्लेट को अधिक रख रहे हैं और नेगेटिव वाले प्लेट को कम रख रहे हैं, जैसे कि अगर हम मान लें कि अगर ये हमारा एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने प्लस ऐसे एक प्लेट्स रखी है, प्लेट्स बहुत सारी, तो अगर इसको मैंने इसमें धनात्मक प्लेट इसमें 3-4 रखी है और इसमें 2 नेगेटिव प्लेट रखी है, तो इसको निकिल बोल सकते हैं, निकिल कैडमियम, निकिल कैडमियम हो गया। अब क्या हो जाती है, अगर इस प्रकार हम रख रहे हैं यानी कि प्लस अधिक रख रहे हैं और माइनस वाला पार्ट कम रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमारा है वो कम हो जाएगा, जिसको हम कम कर सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम कम कर सकते हैं अगर प्लस वाली प्लेट अधिक रखें और माइनस वाली प्लेट को कम रखें, निकल आयरन वाली में, सॉरी निकल कैडमियम में। तो ये तो इसका क्या था, थियरी था थोड़ा सा कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार आप लोग जरूर इसको पढ़ लीजिएगा क्या है। आगे देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। याद रखिएगा इसके कैथोड को बनाने के लिए क्या कर रहे हैं हम, शुद्ध लोहे की बारीक चूर्ण है या फिर छीलन जो भी मान सकते हैं, उसके साथ कैडमियम को मिलाते हैं। कैडमियम ऑक्साइड क्या करता है, इंटरनल प्रतिरोध को कम करता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप लिख लीजिएगा, PDF भी आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब धारक है, कंटेनर क्या होता है, कंटेनर देखिए हर चीज़ का एक कंटेनर होता है। कंटेनर का मतलब क्या है, जिसमें पूरी बैटरी रखी रहती है। जैसे आप देख रहे हैं ये जो बाहरी वाला भाग, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंटेनर, जिसमें हम बैटरी के पूरे पार्ट्स को, यानी कि उसमें उसके लिक्विड, प्लेट, इलेक्ट्रोड सारे रहते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, कंटेनर बोलते हैं। देखिए ये इस्पात का बना हुआ यह एक आयताकार बर्तन होता है जिस पर निकिल की लेप लगी होती है। इस बर्तन में इलेक्ट्रोलाइट का क्षारीय घोल भरा जाता है। अब क्या देखिए, ये जो हमारा पिछले वाले में क्या था, जो हम शीशा अनुसंचायक सेल था उसमें रबर का बनता था, शीशा अनुसंचायक सेल में। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमारी जो कंटेनर है ये लोहे के बनाए जा रहे हैं, लोहे के, जिसमें क्या निकिल की कोटिंग की जा रही है, पॉलिश की जाती है। जैसे किसी बर्तन पे पॉलिश करते हैं ना, जैसे ये कंटेनर है, इसको लोहे का बना, इस पर हमने निकिल का पॉलिश कर दिया है। पॉलिश किया जाता है किसी भी सरफेस को चमकदार बनाने के लिए, करोजन से बचाने के लिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि पॉलिश करने का क्या क्या कारण होता है। ऊपर से इसमें क्या है, उसमें हमने जो घोल डाला था, यानी कि जो शीशा में संचायक सेल में, उसमें हमने अम्लीय घोल डाला था, इसमें हम क्षारीय घोल, उसमें अम्लीय घोल हमने डाला था और इसमें क्षारीय घोल डालेंगे। तो ये ध्यान देते रहिए। देखिए बहुत सारी सिमिलरिटी है, देखिए क्या है। अब इसमें क्षारीय लिख देने का मतलब है, यहाँ पे क्षारीय लिख देने का मतलब है कि हर जगह यहाँ पे क्षारीय इसमें, यानी कि जो भी क्षार है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। आगे देख लेते हैं इसका जो एनोड कैसा बना होता है, कैथोड कैसा बना होता है। तो कैथोड को तो हमें पता ही कैसे बना है, लेकिन एनोड को देख लेते हैं। जो हमारा एनोड यानी कि धन वाला पार्ट है, जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, निकिल डाइऑक्साइड यानी कि NiO2 तथा निकिल हाइड्रोक्साइड यानी NiOH2। तो क्या हो जाएगा इसको अगर हम करेंगे तो NiO2 प्लस H2O का अगर मिक्सचर करेंगे तो ये हमारा यही बन के आएगा Ni। फार्मूला आप देख सकते हैं कि फार्मूला इसका बनता है, अगर ये निकिल आयरन सॉरी निकिल डाइऑक्साइड प्लस H2O करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये फार्मूला बनता है। धनात्मक इलेक्ट्रोड निकिल द्वारा कलई की होने लोहे की एक छिद्रमय बेलनाकार नहीं होती है। क्या होता है, जो हमारा धनात्मक इलेक्ट्रोड यहाँ पे है, बैटरी का जो धनात्मक इलेक्ट्रोड है, यानी कि अगर मान लें कि ये हमारे पास एक बैटरी है, इसमें एक हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है। तो अगर ये प्लस वाला मान लें, अगर इसको प्लस मान लें, इसको माइनस मान लें, तो क्या हो जाएगा कि ये वाला जो हमारा पार्ट है, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रोड, ये वाला इलेक्ट्रोड, दो हमारे पास इलेक्ट्रोड होते हैं। तो जो हमारा प्लस वाला इलेक्ट्रोड है ये अधिक होना चाहिए। अगर ये अधिक है और अगर ये कम है तो क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास धनात्मक प्लेट अधिक है और ऋणात्मक प्लेट कम है तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपकी वो एक बैटरी जो हो जाती है वो इंटरनल रेजिस्टेंस को कम कर सकती है, यानी कि इंटरनल जो रेजिस्टेंस बैटरी का होगा उसको हम कम कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम कम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। ये आगे वाला देख लेते हैं पार्ट्स क्या है इसमें, आगे वाले थोड़े। अगर नोट्स आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना PDF मिल जाएगा, जैसा भी होगा आप कमेंट कीजिएगा। देखिए जिसमें क्या है, ये थोड़े से बस उसके पूरे डिटेल है, क्या है कि बस आपको याद रखने की जरूरत है। जो हमारा एनोड प्लेट होता है वो कैसे बना होता है, तो एनोड प्लेट आपका क्या हो जाता है, निकिल डाइऑक्साइड तथा H2O के मिश्रण से ही बनता है। वो याद रखिएगा, फार्मूला याद रख लीजिएगा, फार्मूला एग्जाम में लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे हो जाता है ऋण वाली प्लेट यानी कि कैथोड जिसको बोलते हैं, वो कैसे बनता है। जो हमारा कैथोड है वो कैडमियम या कैडमियम ऑक्साइड तथा हाइड्रा ऑक्साइड से बनता है। फार्मूला आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक पूरा इक्वेशन बनाया गया है, इक्वेशन को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और इक्वेशन एग्जाम में लिखना जरूरी है। अगर इंग्लिश वाले जो भी हैं बच्चे जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो इंग्लिश का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर इंग्लिश में नोट्स चाहिए तो इंग्लिश में भी नोट्स मिल जाएगी। अब तो कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। बस आप लोग कंटिन्यू क्लास करते रहिए, क्लास करते रहेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा।
तो यह क्या है कि हमारा कैडमियम सेल यहीं पे ख़त्म हो जाता है। कैडमियम सेल की यही इंपॉर्टेंस थी। एक दो सेल हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में देखा, एक हमारा सीसम संचायक सेल है और एक हमारा है निकिल आयरन, सॉरी निकिल कैडमियम है। एक निकिल, देखिए निकिल कैडमियम निकिल आयरन में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। हमने कैडमियम के अगर निकिल आयरन यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम कैडमियम की जगह पे आयरन यूज़ करेंगे। ये पूरा इसी प्रकार का है, पूरा आपको दिख रहा होगा, कोई डिफरेंस नहीं, बस आपको फार्मूला याद करना है। प्लेट कैसे बनी होती है, कंटेनर है या फिर जो भी ढक्कन है वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते। देखिए कंटेनर जिस भी मटेरियल का बना होता है उसी मटेरियल का आपका ढक्कन भी बना होता है, तो बहुत ज़्यादा उसमें सोचने की विचारने की जरूरत नहीं है कि क्या हो जाता है। बस फार्मूला दिमाग में रखिए, एग्जाम में फार्मूला लिखना जरूरी है। निकल कैडमियम क्षारीय सेल में इतनी ही चीज़ें हैं कि इसमें क्या हो जाता है, जो निकल कैडमियम क्षारीय सेल है उसमें हम इंटरनल रेजिस्टेंस को कम करने का कोशिश करते हैं या प्रयास करते हैं। तो वो कैसे प्रयास होता है कि हम क्या करते हैं, निकल आयरन में क्या कर देते हैं कि हम उसके कैथोड प्लेट को बनाने के लिए लोहे की बारीक छीलन को क्या कर सकते हैं, हम कैडमियम के साथ मिलाते हैं, जिसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस को हम कम कर सकते हैं। और अगर हमें चालकता बढ़ानी है तो क्या कर सकते हैं हम, चालकता बढ़ाने के लिए हम कर सकते हैं निकिल हाइड्रोक्साइड में हम क्या करते हैं 70% ग्रेफाइट मिला देंगे। अगर हमें निकिल कैडमियम की चालकता बढ़ानी है इसमें 70% क्या करेंगे, हम ग्रेफाइट मिला देंगे हम अपने इसमें निकिल डाइऑक्साइड में। समझ मेरे ख्याल से आपको आ रहा होगा। अगला पॉइंट हमारा जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आते हैं। दो सेल आपके क्लियर हो गए हैं इस पूरी बैटरी चैप्टर में। बैटरी चैप्टर को और अच्छे से डिटेल में पढ़ाई जाएगी जबकि जेई क्लासेस स्टार्ट होंगी। केवल अभी केवल सेमेस्टर के लिए पढ़ाया जा रही है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया जा रहा कि सेमेस्टर के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको जा रहे हैं। और थोड़ा सा देखिए जब हम जे की क्लासेस को स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या क्या पूरे चैप्टर पढ़ेंगे, फिर उसके हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो पूरे चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखिए आप लोग साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, तभी हम इस चैनल को आगे ले जा सकते हैं और आपकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर चैनल पे हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं या फिर कमेंट आप लोग अच्छे से नहीं देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्लास आगे ले जाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए, क्लास करते रहिए ताकि हम लोग और मेहनत कर सकें और अच्छे क्लास ला सकें। देखिए सेलों का सामूहिकरण यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। अगर हमको बैटरी बनानी है तो बहुत सारे सेल को हम क्या कर सकते हैं, ऐड करेंगे, तभी हम बैटरी को बना सकते हैं। यानी कि क्या अगर बोलें, अगर हमारे पास यहाँ पे एक, यहाँ पे सेल को ऐसे दिखाते हैं, इस प्रकार हम सेल को दिखाते हैं, सेल को दिखाते हैं। अगर ये हम उसको 1 2 3 4 4 मान ले तो ये चारों को मिला के क्या एक बैटरी बनाई जा सकती है। यानी कि सेलों के समूह को हम क्या बोल देते हैं, बैटरी बोलते हैं। देखिए यदि कुछ वोल्ट से सैकड़ों वोल्ट तक की डीसी स्रोतों की आवश्यकता है तो कई संचायक सेलों को मिलाकर बैटरी के रूप में प्रयोग किया जाता है। यदि उच्च विसर्जन द्वारा बैटरी की आवश्यकता हो तो सेलों को समांतर में जोड़ा जा सकता है। समांतर में संयोजित करने के लिए सेलों के धनात्मक सेलों को एक साथ व ऋणात्मक सेलों को एक साथ जोड़ा जाता है। यानी कि देखिए जो हमारा सेल का सामूहिकरण, यानी कि सेल को अगर हम कॉम्बिनेशन करें तो क्या थोड़ी थोड़ी मतलब एक एक सेल को मिला के हम बहुत सारी एक बैटरी बड़ी बना सकते हैं। यानी कि हमारे सेल कुछ ना कुछ वोल्ट के होते हैं, 1 वोल्ट के, 2 वोल्ट के, 2.5 वोल्ट की बैटरी सेल आती है, उसको मिला के हम बैटरी बना सकते हैं। अगर हमें अगर हमें हाई रेटेड बैटरी चाहिए, अगर हमें हाई डिस्चार्जिंग वाली करंट चाहिए तो क्या हो जाती है, हमें क्या उसको हम पैरेलल में ऐड करेंगे। और पैरेलल में ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम धनात्मक वाले सिरे को धनात्मक के साथ और ऋणात्मक वाले सिरे को ऋणात्मक के साथ। जैसे कि अगर बोल दें कि अगर यहाँ पे ये बैटरी है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम धनात्मक वाले सिरे को धनात्मक के साथ, ऋणात्मक वाले सिरे को ऋणात्मक के साथ। तो इस प्रकार हमारा क्या ही हो जाता है, ये हमारा पैरेलल हो जाता है। तो देख सकते हैं ऐसे ही हम उसको बना सकते हैं, आगे और अच्छे से क्लियर किया जाएगा। बस समझने की जरूरत है कि सेलों का सामूहिकरण, सेलों का सामूहिकरण का मतलब एक से अधिक सेल अगर हम मिलाते हैं तो वो बैटरी बन जाती है। ये आप समझ रहे होंगे, इतनी बस इसमें समझने की जरूरत है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इंग्लिश वाले भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो हमारा सेल का सामूहिकरण यानी कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है वो 3 प्रकार से किया जाता है, श्रेणी में, समांतर में और श्रेणी समांतर दोनों में, जिसको हम कॉम्प्लेक्स या फिर कंबाइन जो भी बोल सकते हैं बोल देते हैं। तो पहला हमारा सीरीज, सीरीज हो गया, सीरीज ग्रुपिंग हो गया, पैरेलल ग्रुपिंग हो गया, सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग हो गया। तो ये 3 प्रकार का हम इसमें 3 प्रकार से हम इसको करते हैं अपने सर्किट को बनाने के लिए, या फिर हमें किस प्रकार की दक्षता का ये कैसे क्या चाहिए उसके हिसाब से। देखिए क्या है, सीरीज देख लेते हैं। पहला क्या है, सीरीज में क्या करते हैं, अधिक सीरीज आप समझ गए हैं क्योंकि क्लास स्टार्ट हो गया। यानी कि सीरीज का मतलब क्या हो जाता है, अगर एक के बाद एक चीज़ों को डाली जाए तो इसको सीरीज बोलते हैं। अब देख सकते हैं ना, जैसे रजिस्टेंस में क्या था 1 2 3 ऐसे अगर बोलें तो R1 R2 R3 अगर ऐसे लिखा तो क्या इसको सीरीज बोलते थे। लेकिन अगर ऐसे हो जाए, अगर ऐसे कोई बैटरी होती थी इसको हम क्या बोल देते थे, ये हमारा पैरेलल हो जाता था। तो समझ में मेरे ख्याल से आपको हो गया, सीरीज पैरेलल समझ में आ गया होगा।
अधिक वैद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। इसमें ऋण सिरे को धन सिरे से जोड़ा जाता है। यानी कि अगर हमें कहीं पे भी अधिक वैद्युत वाहक बल, अगर मान लेते हैं कि ये हमारी कोई सेल है, अगर इसमें हमें अधिक वैद्युत वाहक बल चाहिए तो क्या करते हैं हम, ऋण वाले को क्या करते हैं, धन वाले को ऋण के साथ और ऋण वाले को धन के साथ जोड़ते हैं। जैसे हमारा ये नेगेटिव वाला पार्ट था तो इसको हम लाके यहाँ पे क्या प्लस वाले से जोड़ देंगे, ये प्लस वाले जिसको लाके हम यहाँ से ऋण वाले से जोड़ देंगे। तो समझ में आ रहा होगा, अगर हमको अधिक ईएमएफ यानी कि ईएमएफ अगर हमें अधिक चाहिए तो क्या करते हैं, सीरीज में ऐड करते हैं। सीरीज में ऐड करने के लिए क्या, प्लस वाले सिरे को माइनस वाले के साथ, माइनस वाले सिरे को प्लस वाले के साथ, ये दोनों कॉम्बिनेशन सीरीज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो समझ मेरे ख्याल से आ रहा होगा आपको। देखिए, अगर यदि सभी सेलों का वैद्युत वाहक बल समान हो तो कुल वैद्युत की, अगर इस मतलब जितने ही हमने सेल लगाए अगर उसके वैद्युत वाहक बल समान हो तो उसके लिए फार्मूला हो जाता है ई टी बराबर एन इंटू ई। ई टी का मतलब यहाँ पे हो जाता है टोटल ई एम एफ। जो हमारा ई टी है वो क्या है, हमारा टोटल ई एम एफ है, यानी कि टोटल जो ई एम एफ हो जाता है वो हमारा ई टी है। और बराबर क्या हो, एन क्या होता है, नंबर ऑफ सेल है इंटू ई एम एफ। मतलब कि जो हमारा टोटल ईएमएफ है वो क्या बराबर हो जाएगा, जो पूरे सेल में हमारे ईएमएफ है क्या हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा। कुल आंतरिक प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, मतलब जो सेल की आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगी क्या है, आर टी, यानी कि टोटल इंटरनल। देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, हम इस पूरे बैटरी चैप्टर में क्या हो, इस पूरे बैटरी चैप्टर में आपको दो जगह आर दिखेगा, एक कैपिटल आर दिखेगा, एक स्मॉल आर दिखेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपिटल जो हमारा आर है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। और जो हमारा स्मॉल है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये दोनों पॉइंट जान लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं आ रहा है तो आप एक्सटर्नल समझ रहे हैं। तो याद रखिए जहाँ पे स्मॉल आ रहा है उसको हम क्या बोल देंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्या है इसमें देख रहे हैं कि आर टी, यानी कि आर टोटल बराबर क्या दे दिया है, एन इंटू आर दे दिया है। नंबर एन क्या है, नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, सभी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि अगर 4 सेल मिला रहे हैं तो चारों सेल के पास क्या हो गया, एक एक रेजिस्टेंस हो गया, यानी कि पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, यानी कि पहले वाले के पास R1 हो जाएगा, दूसरे वाले के R2 हो जाएगा, फिर तीसरे वाले के पास R3 हो जाएगा, चौथे वाले के पास R4। इस प्रकार सबके पास क्या इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, उन सभी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर RT निकाले, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकाले तो क्या हो जाएगा, N इंटू आर हो जाएगा। तो दोनों फार्मूले आप देखते रहिएगा, फार्मूले पे आ गया क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाई गई है जो कि सीरीज बैटरी की है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, दिख रहा है यहाँ पे ई है, यहाँ पे E1 E2 E3 आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो प्लस माइनस वाला है वो प्लस के साथ जुड़ा है, प्लस वाला जो है माइनस के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप अच्छे से देख सकते हैं इसको एक लोड के साथ जोड़ा गया है। आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, डायग्राम अगर आप देख रहे हैं सही से तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस वाला जो है, यहाँ पे माइनस वाला है वो प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, फिर माइनस वाला जो है प्लस के साथ जुड़ा है, यानी कि अगर प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ जुड़ा है तो वो सीरीज है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें क्या कर सकते हैं, हमें ईएमएफ अधिक मिलेगा। याद रखिएगा ईएमएफ अगर अधिक लेना है तो क्या होगा, ये चार्जिंग टाइम के लिए होती है। और अगर हमें हाई डिस्चार्जिंग करंट वाली चाहिए तो हम पैरेलल में ऐड करते हैं। तो ये पूरी अच्छे से आपको मेरे ख्याल से समझ में आएगा। फार्मूला आप देख लीजिएगा इसको एक बार, और ये पूरा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आगे देख लीजिए, आगे देख लेते हैं, पैरेलल देख लेते हैं। पैरेलल सेम जैसे वो होगा, पैरेलल इसका थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है। देखिए क्या हो जाता है, अधिक मान की विद्युत धारा अथवा अधिक समय तक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेल को, याद रखिएगा दोनों में एक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है, वो जानना बहुत ज़्यादा जरूरी। क्या डिफरेंस है, एक होती है हाई करंट, एक होती है हाई करंट, और दूसरा हो जाता है हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज बोल दीजिए, ईएमएफ बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, ये बोल सकते हैं। अगर देखिए हमें हाई करंट चाहिए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, समांतर में बैटरी को समांतर में जोड़ेंगे। याद रखिएगा, अगर हमको हाई करंट चाहिए तो बैटरी को समांतर में जोड़ेंगे, और हाई वोल्टेज या ईएमएफ चाहिए तो हम किस में जोड़ेंगे, हम बैटरी को श्रेणी में जोड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाती है। अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे आपको दिक्कत होगी, थ्योरी लिखने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत। कभी कोई न्यूमेरिकल दे दिया कि हमें एक लोड है जिसको हम बैटरी से जोड़ें, इसमें हाई रेजिस्टेंस करने के लिए हमें क्या करना है। तो याद रखिए, अगर हाई करंट चाहिए तो हम समांतर में जोड़ेंगे, हाई वोल्टेज या हमें ईएमएफ चाहिए तो हम उसको क्या श्रेणी में जोड़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। श्रेणी समांतर को आप समझ गए हैं। श्रेणी में क्या करते हैं हम, श्रेणी में क्या करते हैं, पॉजिटिव, ऐसे अगर हम सेल हैं तो नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, फिर नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ ऐसे कर देते हैं, और इसको एक लोड के साथ
जोड़ देते हैं। लोड का मतलब क्या, जो भी हम इसे चला रहे हैं, जैसे फ़ोन चला रहे हैं या फिर कोई बल्ब जला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं तो उसको लोड बोलते हैं। लोड में कुछ भी हो सकता है, लोड में कुछ भी, या फिर आप इलेक्ट्रिकली हो सकता है या मैकेनिकली, कुछ भी लोड हो सकता है जो भी आपको देना है। देखिए इसमें क्या लिखा है, अधिक अधिक मान की विद्युत धारा अथवा अधिक समय तक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को समांतर समूही क्रम में जोड़ा जा सकता है। इस संयोजन में सभी धन सिरे एक बिंदु पर तथा सभी ऋण सिरे एक बिंदु पर संयोजित किए। जैसे मैंने बोला है कि धन को एक साथ जोड़ते हैं, ऋण को एक साथ जोड़ते हैं। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए धन वाले सिरों को एक साथ जोड़ा गया है, ऋण यहाँ पे ऋण वाले सिरे क्या होंगे, एक साथ जोड़े जाएंगे। तो आप इस प्रकार देखते हैं पैरेलल, इसी को बोलते हैं। अब देखिए इसमें भी क्या एक चीज़ है, आपको मैंने पैरेलल सॉल्व करने के लिए बताया था कि पैरेलल कहीं पे सॉल्व करें तो पहले उसको सीरीज सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, बेसिक इलेक्ट्रिकल क्लास में चलो उसको भी आप करते रहिए। अगर ऐसे कोई दे दिया हमको, ऐसे कोई रेजिस्टेंस देख लिया, दे दिया हमको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 R2 R3, फिर R1 डैश R2 डैश R3 डैश, अगर ऐसे दे दिया तो क्या हो जाएंगे, पहले तो ये पैरेलल में तो है ही, क्योंकि यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे भी करंट जाएगा, करंट यहाँ पे भी जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी करंट और यहाँ पे भी करंट जाएगा। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि अब यहाँ पे ये दोनों तो पैरेलल में आपस में, ये पहला वाला दूसरा वाला लाइन पैरेलल में है, लेकिन इसमें जितने ये तीनों क्या है, ये एक ही लाइन में है, तो ये सीरीज में है। तो सीरीज में सॉल्व करने के लिए मैंने फार्मूला बताया था, R बराबर हो जाता है RT बराबर हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN हो जाता है। तो ये हो जाता है। तो क्या करते हैं, पहले इसको पैरेलल बनाने के लिए हम इसमें सीरीज वाले पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं। और फिर अगर पैरेलल की बात करें तो 1/RT बराबर हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये क्या हो जाती है, इसके फार्मूले बन जाते हैं। तो इस फार्मूले से पहले क्या करते हैं हम सीरीज, पहले इसको सॉल्व करके हम एक बना लेंगे, जैसे कि ऐसे कर लेंगे, फिर ऐसे कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे। तो इसको पूरा जैसे कि तीनों को सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वहाँ पे लिख देंगे। मान लीजिए इन तीनों को सॉल्व करने पे 5 ओम आया तो यहाँ लिख देंगे, इन तीनों को सॉल्व करने पे अगर 6 ओम आया तो यहाँ पे लिख देंगे। अब ये पैरेलल बन गया, तो अब इस फार्मूले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको R1 मान लेंगे, इसको R2 मान लेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सेम यहाँ पे भी वैसे ही देखिए, बैटरी को क्या, ये पहली वाली लाइन सीरीज में जुड़ी हुई है, अब ये इसके साथ ऐड हुआ है तो ये पैरेलल बना है। यानी कि पहले इस बैटरी को सीरीज की तरह सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको पैरेलल की तरह सॉल्व करेंगे। और देखिए यहाँ पे टोटल EMF जो होगा वो EMF के बराबर होगा, यहाँ पे लिखा है ET बराबर E, यानी कि टोटल EMF के बराबर होगा। अब जो कुल आंतरिक प्रतिरोध यानी कि टोटल जो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा है, RT बराबर हो जाएगा R/N, यानी कि कितने हमारे मतलब लोड, सॉरी, कितने हमारे बैटरी सेल को ऐड किया गया है, उस सेल का हम भाग देते हैं अपने इंटरनल रेजिस्टेंस के। जैसे अगर हमारे पास क्या है कि 4 सेल है, तो हम 4 बटे जो भी हमारा रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम भाग दे देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकल आएगा। कुल परिपथ में धारा निकालने के लिए क्या हो जाएगा, I बराबर क्या यूज करेंगे, I बराबर फार्मूला निकालेंगे E/n प्लस R। ई क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि आपको पता है ना कि I बराबर क्या हो जाता है V/R। I बराबर आपका फार्मूला, एक मिनट, अगर फार्मूले की बात करें हम तो फार्मूला पर I बराबर क्या, सॉरी I बराबर क्या हो जाता है V/R होता है, फार्मूला होता है ना, I बराबर V/R होता है। और हमारा जो V है इसको हम E भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि V हमारा क्या है, इसका भी यूनिट वोल्ट होता है, और EMF इसका भी वोल्टेज हमारा क्या हो जाता है, वोल्ट हो जाता है। तो और रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस को हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल के पार्ट में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम रेजिस्टेंस का एक फार्मूला देख सकते हैं, R बराबर हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, R बराबर हो जाता है r/N हो जाता है, ये फार्मूला है। और प्लस R करेंगे, इसमें करेंगे ना, क्योंकि टोटल एक हमारा क्या है, एक हमारा इंटरनल है और एक हमारा एक्सटर्नल है, यानी कि एक हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस है। तो अगर इस फार्मूले को हम लिखना चाहते तो क्या लिख सकते हैं, I बराबर लिख सकते हैं, I टोटल बराबर लिख सकते हैं E/R/N प्लस R, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इस फार्मूले को, क्योंकि E बराबर हम V लिख सकते हैं, ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो फार्मूला आप इस प्रकार इसमें लिख सकते हैं, जो सी जैसा कि मैंने बता दिया है। आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो ज़रूर कमेंट कीजिए क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप बताएंगे ही नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। तो बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सकते हैं, नोट्स मिल जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसको कॉम्बिनेशन करना हो, अगर सेल का क्या हमारा सीरीज और पैरेलल दोनों में हो,
सीरीज और पैरेलल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है एक साथ कंबाइन करने की। अगर कंबाइन करने की ज़रूरत पड़ी, यानी कि कभी हमें कम अधिक धारा चाहिए, कभी हमें कम धारा चाहिए, तो क्या कर सकते हैं हम इस तरह से कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन हम इस प्रकार से कर लेते हैं। देख सकते हैं आपको डायग्राम को, क्या होगा, कुछ नहीं, यहाँ पे सीरीज में एक बार करेंगे, फिर इन तीनों को क्या कर सकेंगे हम पैरेलल में कर देंगे। तो समझ में आपको आ रहा होगा, सीरीज पैरेलल इस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी ज़्यादा, हमेशा सीरीज और पैरेलल पे ही कर देंगे। फार्मूला एक बार जरूर देख लीजिएगा इन सब का। फार्मूला क्या है इसका, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है एन इंटू आर होता है। अगर हम नंबर ऑफ सेल से इंटरनल रेजिस्टेंस का गुणा कर दे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाता है। संपूर्ण समीकरण का तुल्य, जो हमारा संपूर्ण हमारा जो हमारा रेजिस्टेंस है वो ईएमएफ के इक्विवेलेंट जो है उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, आर प्लस एन आर अपान एम हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप इस तरह से। फिर इसके लिए जो टोटल करंट हो जाएगा हमारा एन इंटू ई इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे वी बराबर क्या है, हमारा ईएमएफ बराबर एन इंटू ई है, तो इस फार्मूले को हम क्या वी की जगह पे एन इंटू ई रखेंगे अपान, यानी कि फिर वही चीज़ है, फिर वही चीज़ क्या मतलब कि हमारा जो आई बराबर क्या हो जाता है, आई बराबर होता है वी बाई आर। तो यहाँ पे क्या है, वी को हम ई लिख सकते हैं, ई बराबर यहाँ पे एन इंटू आर है, तो क्या लिख देंगे आई बराबर एन इंटू आर, और अपान में आप देख सकते हैं अपान में यहाँ पे क्या हुआ, आर की जगह पे आर प्लस एन आर अपान एम लिखा हुआ है, आर प्लस एन आर अपान एम लिखा हुआ है। तो ये फार्मूला इस तरह से टोटल करंट का हो जाएगा। क्वेश्चन न्यूमेरिकल इस पर सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से तीनों आपको समझ में आएगा, तीनों के फार्मूले अच्छे से एक बार आप रिपीट कर लीजिएगा, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, तो क्योंकि जितना ही रिवीजन करेंगे उतना ही समझ में आपको आएगा। और ये तीनों यहीं ख़त्म हो जाता है। अब आगे से हमारी बैटरी की चार्जिंग शुरू हो जाती है। अब आगे हमारी बैटरी की चार्जिंग देखते हैं कि बैटरी की चार्जिंग कैसे होती है या फिर कितने टाइप्स की होती है, कैसे कैसे हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा है और पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। देखिए क्या है, सेकेंडरी सेलों अथवा बैटरियों को निर्माण के बाद ही आवेशित करने की आवश्यकता होती है। प्राइमरी सेल को क्या कर देते हैं कि एक बार चार्ज कर देते हैं तो फिर रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, तो यानी कि प्राइमरी की बात ही हम नहीं करेंगे, क्योंकि जिसको हमें रिचार्ज ही नहीं करना तो उसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है या फिर कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसको हमें रिचार्ज नहीं करना है। यानी कि सेकेंडरी सेल ही क्या होती है, हमारी रिचार्ज होती है। तो सेकेंडरी सेल अथवा बैटरी को निर्माण के बाद ही आवेशित करने की आवश्यकता हो, यानी कि जैसे ही हम उस सेकेंडरी सेल को बना लेते हैं, यानी कि अम्लीय बनाए या क्षारीय बनाए, जैसे ही हम बैटरी को बना लेते हैं हमको तुरंत उसको चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त बैटरी का आवेश घट जाता है, घट जाने अथवा समाप्त हो जाने पर उसे पुनः आवेशित करते हैं। जैसे कि अगर वो डिस्चार्ज हो गया, जैसे आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते करते डिस्चार्ज होता है, तो फिर उसको आप रिचार्ज करते हो। उसी तरह जैसे अगर आवेश घट जाने का मतलब चार्ज खत्म होगा, तो आपको पता ही है कि डिस्चार्ज होएगा, तो डिस्चार्ज जैसे होगा तो उसको हमें फिर से चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। इस कार्य के लिए डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है। यदि डीसी स्रोत की उपस्थिति न हो तो एसी स्रोत को डीसी में परिवर्तित करके भी किया जा सकता है। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण घर की बैटरी हो गई आपकी, और आपकी मोबाइल की भी बैटरी, आप चार्जर से चार्ज करते हैं डायरेक्ट। क्या अगर अगर हमारी बैटरी डायरेक्ट एसी से चार्ज हो सकती है, बेसिक सेंस से, अगर जो हमारी बैटरी डायरेक्ट, यानी कि हमारी बैटरी चार्जर जो है, बैटरी चार्जर जो हमारी है क्या, अगर हमको डायरेक्ट सप्लाई यानी कि एसी सप्लाई से चार्ज हो सकती तो क्या हो जाती, हम इसको चार्जर की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमें क्या करती है, चार्जर यूज़ करते हैं हम। तो चार्जर में यूज़ करते थे, यानी चार्जर क्या करता है, चार्जर जो हम यूज़ करते हैं उसमें रेक्टिफायर यानी कि कन्वर्टर और इन्वर्ट की दोनों व्यवस्थाएं होती हैं। तो क्या करता है वो, एसी को क्या करता है, एसी को डीसी में पहले कन्वर्ट करता है, उसके बाद हमारी बैटरी क्या होती है, बैटरी चार्ज होती है, बैटरी चार्ज। यानी कि जो हमारा चार्जर होता है उसमें फंक्शन होती है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की। एसी को डीसी में जैसे ही वो कन्वर्ट करता है वो क्या हो जाती है, फिर वहाँ पे एज रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, क्योंकि रेक्टिफायर ही बेसिकली यूज़ करते हैं, रेक्टिफायर यूज़ करते हैं तो वो क्या हो जाती है, फिर डीसी में कन्वर्ट होती है। डीसी में कन्वर्ट होने के बाद हमारी बैटरी चार्ज होने लगती है। तो यानी कि पूरा प्रोसेस समझ में आएगा कि बैटरी चार्ज सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरी को ही हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। और इसको चार्ज करने के लिए कभी क्या करेंगे, जैसे ये बन जाती है हमारे जहाँ पे भी बैटरी को बनाई जाती है, वहाँ बैटरी बनने के बाद तुरंत बाद इसको हमें चार्ज करनी पड़ती है। उसके बाद जैसे ही हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है उसको फिर से चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम डीसी पे चार्ज करते हैं। अगर डीसी की व्यवस्था ना हो तो हम उसको क्या करते हैं, उस पूरे जो हमारा एसी है तो इसी को डीसी में चेंज करके फिर हम इसको पूरा अच्छे से करते हैं चार्ज। तो यहाँ पे ये दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। अब आगे इसकी कुछ विधि या यहाँ मेथड है हमारी बैटरी चार्ज करने की, कैसे कैसे हम इसको चार्ज कर सकते हैं। तो देखते हैं, पहला मेथड हमारा स्थिर वोल्टता आवेशन विधि, यानी कि कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड। ये एक मेथड है जिसका डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इस डायग्राम में क्या हमने डीसी 6 वोल्ट की डीसी सप्लाई दी हुई है। यहाँ पे कॉन्टेक्टर है कि क्या इसको जब जुड़ेगा तो चार्ज स्टार्ट होएगा। 2 फ्यूज लगाई गई है इसमें, एक इसमें रियोस्टेट लगाया गया है, और यहाँ पे क्या होगी, एक बैटरी लगाई गई है। दिख रहा है यहाँ पे डबल बैटरी लगाई गई है, यहाँ पे 6 वोल्ट की डबल बैटरी लगाई गई है।
तो इसको हम क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। जी हमारी 6 वोल्ट की जो बैटरी, इसको हम चार्ज कर रहे हैं किससे, डीसी 6 वोल्ट की बैटरी से। यहाँ पे देख रहे हैं फ्यूज लगा है, रियोस्टेट लगा है, यहाँ पे एम्पियर है। एम्पियर क्या है, करंट को मेजर करेगा कि कितना करंट इसमें होगा, या फिर कैसे चार्ज हो रहा है, या फिर कितने इसमें रेटिंग दिखाएगा कितने एम्पियर का हो गया है, तो इस पर ये दिखाएगा। तो आपको अच्छे से मेरे ख्याल से डायग्राम दिख रहा होगा। कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे ही सप्लाई देंगे, कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं है, जैसे आप इस पर सप्लाई देंगे तो आपको दिख रहा है ये पूरा अच्छे से चार्ज होने लगा। देखिए इसमें लिखा क्या है, देख लेते हैं। इस विधि में चार्जिंग वोल्टेज का मान पूर्ण आवेशित काल में नियत के बराबर रहता है, इसलिए यह विधि स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि कहलाती है। चार्जिंग वोल्टेज का मान बैटरी वोल्टेज से कुछ अधिक रखते हैं, जिससे 12 वोल्ट की बैटरी को आवेशित करने के लिए 15 वोल्ट का ईएमएफ रखना पड़ता है। मोटर कार, बसों, ट्रकों इत्यादि में जरूरत होती है। देखिए जो हमारी ये मेथड है स्थिर वोल्टेज, यानी कि इसमें क्या करते हैं, वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं। जैसे अगर हम 6 वोल्ट की बैटरी को हमें चार्ज करना है तो हमें क्या 6 से अधिक रखना होगा, यानी कि हम 8 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी रख सकते हैं। यानी कि जो भी बैटरी हमें चार्ज करनी है, जो भी बैटरी का क्या मतलब कि जैसे अगर हमें क्या, ये हमारी एक बैटरी है, अगर ये हमें बैटरी है तो क्या, अगर ये सेल है और ये 8 वोल्ट का है, तो इसको हमें चार्ज करने के लिए क्या होगा, इसको हमें चार्ज करने के लिए यहाँ पे हम 10 वोल्ट की लगाएंगे, 10 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ बोल देंगे ये 10 वोल्ट की बैटरी है, उसको कांस्टेंट मानेंगे, तो क्या हो जाता है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे यहाँ पे कि जो हमारा है कि कांस्टेंट, इस यहाँ पे लिखा है इसलिए कांस्टेंट वोल्टेज मेथड, यानी कि कांस्टेंट वोल्टेज मेथड है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, क्या हो जाता है कि जो भी हम अपने बैटरी या सेल को चार्ज करेंगे उससे अधिक रेटिंग से हम क्या करेंगे, उसको चार्ज करेंगे। सप्लाई में 6 वोल्ट दिया गया है ना, तो यहाँ पे 6 वोल्ट नहीं, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 8 वोल्ट। यहाँ पे अगर हम चार्ज करें तो 8 वोल्ट दे रहे हैं, तो 6 वोल्ट की बैटरी हमारी चार्ज हो रही है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसका यूज हम करते हैं मोटर कार, बसों, ट्रकों की जो हमारी होती है बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो समझ में आपको आ गया होगा बिल्कुल ये। दूसरा देख लेते हैं। एक क्या था, हमने वोल्टेज कांस्टेंट किया, अब हमारे दूसरा मेथड है कि करंट को कांस्टेंट करके दिखा है, स्थिर करंट आवेशन विधि। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि उसमें क्या है कि हम वोल्टेज को कांस्टेंट रख रहे थे, इसमें हम करंट को कांस्टेंट रख रहे हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या है, क्या लिखा है। देखिए इस विधि में चार्जिंग धारा का मान नियत रखा जाता है, फिक्स है, नाम से ये इसमें कि क्या है, कांस्टेंट करंट है, और इसलिए ये स्थिर धारा चार्जिंग विधि कहलाता है। इसमें एक या अधिक बैटरी को श्रेणी क्रम में संयोजित एक लैंप बोर्ड के श्रेणी क्रम में संयोजित करके एक लैंप बोर्ड के श्रेणी क्रम में 110/220 वोल्ट डीसी से संयोजित किया जाता है। इसमें प्रारंभिक चार्जिंग धारा को बैटरी की एम्पियर हावर दक्षता के 10वें भाग के बराबर रखा जाता है। जब बैटरी आधे से अधिक आवेशित हो जाती है तो लैंप बोर्ड के द्वारा चार्जिंग द्वारा मान घटा दिया जाता है। क्या हो जाती है हमारी जो ये वाली मेथड है, यानी कि कांस्टेंट करंट मेथड है, इसमें क्या करते हैं, करंट को कांस्टेंट रखते हैं, और जहाँ पे भी हम बैटरी को चार्ज में लगाते हैं, जैसे कि देख लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि हमको ये सेल है, इसको हमको चार्ज करना है, इसको हमें चार्ज करना है। अगर मान लेते हैं कि ये दोनों मिला के हमारा 8 वोल्ट का है, अगर 8 वोल्ट का यहाँ पे है, अगर इसको हम चार्ज करना है तो इसके साथ में क्या एक लैंप लगा देंगे, इसकी सीरीज में ही, इसके सीरीज में ही एक लैंप लगा देंगे। लैंप लगाने के क्या करेंगे, हम इसको सप्लाई से जोड़ देंगे। सप्लाई से जोड़ देने के बाद 110/220 पे हम क्या करेंगे, इसको चलाएंगे। इस पर चलाएंगे जैसे ही हमारा बैटरी फुल चार्ज हो गया, अगर हमारा बैटरी फुल चार्ज हो गया, क्योंकि करंट तो कांस्टेंट है, हमारा जो करंट हमारा है वो कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हमारा बैटरी क्या हो जाएगा, अगर हम चार्ज कर लेंगे तो करंट को हम, अगर हमारा बैटरी फुल चार्ज हो गया, अगर चार्ज से अधिक मतलब हमें अगर करना था इसको कि हमें थोड़ा इसको मतलब अगर मान लेते हैं कि हमें चार्ज किसी तरह की, अगर हमें 8 वोल्ट की बैटरी चार्ज करनी थी कि फुल और इससे अधिक चार्ज हो गया, तो क्या हो जाएगा, हम उसको चार्ज को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे एक लैंप लगाए रहते हैं। तो लैंप को सीरीज में लगा, क्योंकि अगर हमें करंट को रिड्यूस करना है या फिर करंट को अधिक फ्लो करवाना, तो हमको पता है कि सीरीज में लगाना होता है। तो सीरीज में हम यहाँ पे लैंप लगा देंगे, जिसकी वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका रिडक्शन करते हैं, या ये कर सकते हैं या फिर रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पूरा मैथड मैंने लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इंग्लिश में भी लिखा होगा। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम दिखाई है, डायग्राम में क्या, एक 6 वोल्ट की हमारी बैटरी है, जिसको हम चार्ज करने के लिए क्या किए हैं, यहाँ पे 220/110 का 10 वोल्ट का हमने यहाँ पे सप्लाई दिया हुआ है। यहाँ पे एक एमीटर लगाया गया, एमीटर का काम होता है करंट को मेज़र करना होता है। और यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे देखिए
इसके सीरीज में क्या किया गया है, हमने लैंप को लगाया हुआ है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 4 लैंप लगाए गए हैं। तो लैंप को लगाने का केवल मतलब है कि अगर हमारा धार मतलब कभी कभी अधिक आवेशित हो जाता है, तो अधिक आवेशित हो जाता है तो हमें उसको क्या करना होता है, उसको घटाना होगा। चार्जिंग करंट की मान को घटाना होगा, तो क्या करेंगे, हम इस पूरे लैंप को ऑपरेट कर देंगे, जिसकी वजह से हमारी पूरी जो भी हमारी करंट है उसका रिडक्शन हो जाएगा, या फिर वो कम किया जा सकता है। आप इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसके बाद आती है तीसरे नंबर की हमारी ट्रिकल चार्जिंग आती है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है ट्रिकल चार्जिंग, क्योंकि 3 प्रकार की आपकी चार्जिंग होती है, एक कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट करंट, और तीसरा है ट्रिकल चार्जिंग। देखते हैं ट्रिकल चार्जिंग में क्या होता है। सल्फेशन दोषयुक्त लेड एसिड बैटरी को पुनर्जीवित करने के लिए उसे अति निम्न विद्युत धारा दर पर आवेशित करना ट्रिकल चार्जिंग कहलाता है। इस विधि द्वारा किसी बैटरी को आवेशित करने में एक सप्लाई द्वारा 1 सप्ताह अथवा इससे अधिक समय भी लग सकता है। ट्रिकल चार्ज में क्या हो जाता है, जैसे हमारी जो लेड एसिड बैटरी, आपको पता है कि उसकी सरफेस पे सल्फेट जम जाती है, यानी सल्फेशन होने लगता है। तो जैसे कि क्या हो जाता है, देख लेते हैं। ये हमारा बैटरी मान लेते हैं, तो इसकी सरफेस पे, ये जो हमारा सरफेस है और जो हमारे इलेक्ट्रोड हैं, ये मान लेते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रोड हमारा जो है, ये जो हमारा दोनों इलेक्ट्रोड के चारों तरफ क्या हो जाता है, सल्फेशन जम जाता है, यानी सल्फेट हो जाता है, सल्फेट। इसको सल्फेशन या सल्फेट बोल देते हैं। तो ये दोष युक्त हो जाता है, कुछ टाइम बाद चलते चलते क्या हो जाती है, इसकी एफिशिएंसी घट जाती है, यानी दोष युक्त हो जाती है। इसको हमें चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको चार्ज करने के लिए बहुत ही निम्न धारा पे हम इसको चार्ज करते हैं, जिसमें टाइम अधिक लगता है। निम्न धारा पे अगर हम चार्ज करेंगे तो क्या हो गया, टाइम अधिक लगेगा, इसी को हम ट्रिकल चार्जिंग बोलते हैं। इस विधि के द्वारा बैटरी को आवेशित करने में एक सप्लाई द्वारा 1 सप्ताह अथवा इससे अधिक भी समय लग सकता है, क्योंकि हम सप्लाई ही बहुत कम दे रहे हैं, तो क्या बहुत धीरे धीरे से ये चार्ज होता है। क्योंकि हम अगर अचानक चार्ज करेंगे तो फिर इसमें क्या वही प्रॉब्लम आएगी, सल्फेशन वाली प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर हम इधर चार्ज करें तो सल्फेशन की प्रॉब्लम होती रहेगी। इसलिए क्या करेंगे, हम इसको धीरे धीरे चार्जिंग करेंगे। इस पूरी प्रोसेस को हम ट्रिकल चार्जिंग बोलते हैं। इसको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे एक डायग्राम इसका है, वो अभी आप देख सकते हैं। एक यहाँ पे बैटरी, इसको हमने डीसी सप्लाई दिया हुआ है जो धीरे धीरे चार्ज, एम्पियर से हम करंट माप लेंगे और वी से वोल्टेज माप लेंगे, और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाई गई है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। उतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारी बैटरी चार्जर के जो भी बैटरी चार्जिंग की मेथड है, कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, कैसे हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। अगर हम बैटरी चार्जर की बात करें तो आगे हम बैटरी चार्जर की बात करेंगे, बैटरी चार्जर कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। बैटरी चार्जर हमारे पास देखिए, बैटरी चार्जर मेथड क्या क्या है। जब एक एसी स्रोत उपलब्ध हो तो बैटरी चार्जर से बैटरी को चार्ज करते हैं। यह उपकरण 230 वोल्ट सिंगल फेज एसी को 6 वोल्ट 12 वोल्ट 14 वोल्ट डीसी में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास एसी सोर्स है, मैंने बोला है कि एसी सोर्स से हमारी बैटरी हमेशा किस पे चार्ज होती है, बैटरी हमारी डीसी पे चार्ज होती है। बैटरी हमेशा डीसी पे चार्ज होगी, यानी कि हमें एसी से डीसी में पहले चेंज करना होगा, फिर बैटरी चार्ज होगी। यानी कि जो हमारा पहले एसी है, इसको हम क्या करेंगे, डीसी में चेंज करेंगे, डीसी में चेंज करेंगे, फिर ये डीसी क्या करेगी, बैटरी को चार्ज करेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, पहले एसी से हम डीसी में चेंज करेंगे, फिर डीसी से हमारी बैटरी को चार्ज किया जा सकता है। देखते लिखा सिंगल फेज सप्लाई देते, क्योंकि सबको पता है कि सिंगल फेज सप्लाई हमें क्या होती है, मिल जाती है। सिंगल फेज सप्लाई की वजह से हमें क्या करते हैं, हम 6 वोल्ट 12 वोल्ट 24 वोल्ट में हम डीसी में चेंज करते हैं। जैसे इसके लिए क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर का यूज करते हैं, धारा रेगुलेटर का यूज यानी कि करंट रेगुलेटर का यूज करते हैं, वोल्ट मीटर एमीटर, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है हमें ये करने के लिए। यानी कि जो हमें, अगर हम बैटरी चार्जर बनाने की कोशिश करें तो ये सारी चीज़ें हमें पड़ती है। एक बैटरी चार्जर बनाने के लिए ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, यानी कि ट्रांसफार्मर चाहिए, रेक्टिफायर चाहिए। रेक्टिफायर क्या करेगा हमें, रेक्टिफायर हमारा, ट्रांसफार्मर क्या करता है आपको पता है। ट्रांसफार्मर सेकेंडरी में आप जब मशीन पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर होगा कि वो हाई वोल्टेज लो करंट को, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, जो ट्रांसफार्मर होता है वो हाई वोल्टेज लो करंट को क्या करता है, हाई करंट लो वोल्टेज में चेंज करता है। तो ये याद रखिएगा, ये डेफिनेशन की तरह आप बना ले सकते हैं। जो भी है ट्रांसफार्मर क्या कर सकता है, हाई वोल्टेज लो करंट को, यानी कि उच्च वोल्टता निम्न धारा को क्या करता है, निम्न वोल्टता उच्च धारा में परिवर्तित करता है। तो आपको दिख रहा होगा अच्छे से कि ट्रांसफार्मर का काम क्या है, कि हमारे क्या करता है, उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में, निम्न धारा को उच्च धारा में ये कन्वर्ट करता है। पूरा प्रोसेस को हम ट्रांसफार्मर बोलते हैं। रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। जो हमारी रेक्टिफायर होती है,
वो AC से DC में कन्वर्ट करती है। रेक्टिफायर में और ज़्यादा पढ़ना है तो आप एनालॉग की क्लास चल रही है, एनालॉग में अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि हमारी होती है हाफ वेव होती है, फुल वेव होती है, ब्रिज टाइप की बहुत सारे टाइप के रेक्टिफायर होते हैं। रेक्टिफायर एनालॉग की क्लास में चल रही है तो आप लोग अच्छे से एनालॉग की क्लास कीजिए ताकि रेक्टिफायर आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इन पार्ट्स को हम क्या करते हैं, अपने एक पैनल लगाते हैं, उस पैनल में सभी को इंस्टॉल करते हैं, जिसकी वजह से हम बैटरी को यहाँ पे चार्ज करते हैं। यानी कि क्या करेंगे, पहले हम ट्रांसफार्मर को लगाएंगे, फिर रेक्टिफायर को लगाएंगे, वोल्टेज को लगाएंगे। देख लेते हैं अगर हम इसको असेंबल करना हो तो क्या कर सकते हैं। अगर इसको हम असेंबल करना हो तो पहले हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं, फिर हमारे क्या करते हैं रेक्टिफायर लगाते हैं। रेक्टिफायर के बाद हम क्या है, हमें वोल्टेज रेगुलेटर लगा देते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर लगाने के बाद क्या कर देते हैं, हम इसके साथ क्या करते हैं एक एमीटर लगा देते हैं, और इसके साथ क्या कर देते हैं हम यहीं पे हम क्या कर देते हैं वोल्ट मीटर लगा देते हैं। तो क्या हो जाता है, ये पूरा एक प्रोसेस हो जाता है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं इसको। ट्रांसफार्मर को शॉर्टकट में T/F लिख सकते हैं। ट्रांसफार्मर हो सकता है। फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हमारी रेक्टिफायर है, उसके बाद हमारा ये क्या है वोल्टेज रेगुलेटर। जो वोल्टेज को रेगुलेट करता है। तो देख लीजिए समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप ये स्विच को ऑन करते हैं यहाँ पे, और यहाँ से हम क्या करते हैं बैटरी को चार्ज करते हैं। यानी कि पहले ट्रांसफार्मर है उच्च वोल्ट, अगर कहीं पे हाई वोल्टेज उसको क्या करेगा निम्न पे करेगा, फिर रेक्टिफायर को देगा। रेक्टिफायर क्या करेगा AC to DC में चेंज करेगा, और DC में चेंज करेगा वोल्टेज रेगुलेटर से वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है। एमीटर से हम क्या करते हैं, ये अमीटर है, ये क्या कर सकता है करंट को मेजर करता है। ये वोल्ट मीटर का साइन है, ये वोल्टेज को मेजर करता है, तो मेरे ख्याल से समझ में ये दोनों पॉइंट आपको आ रहा होगा कि इस प्रकार से आप पूरे अच्छे से बना सकते हैं बैटरी चार्जर। कभी आपके पास अगर कोई चार्जर पुराना है उसको तोड़ के देखिएगा उसमें क्या क्या होते हैं, आपको पता चल जाएगा। कोई ख़राब चार्जर उसको तोड़ के देखिएगा, या फिर कहीं दुकान पर लगा चार्जर खुला रहता है तो उसको देखिएगा। तो ये सारे पार्ट्स आपको दिखेंगे। तो बैटरी चार्जर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। जो आपको दिख रहा है इस तरह से आप असेंबल करते हैं, आप इसको असेंबल कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह बनाइए, या फिर आप इस तरह बनाइए, जैसे ही बना सकते हैं आप। एग्ज़ाम में आप बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं आप इसको। अब देखिए यहाँ पे कुछ बैटरी की मेंटेनेंस है कि कैसे हम करते हैं। बैटरी को हम कैसे मेंटेनेंस करेंगे। बैटरी की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो बैटरी की मेंटेनेंस हम देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। देखिए बैटरी की अनुरक्षण निम्नलिखित होती है, यानी कि जो बैटरी की मेंटेनेंस होती है वो निम्न प्रकार से की जाती है। कैसे, नई बैटरी से अधिक कार्य लेना चाहिए जिससे वह क्रियाशील हो जाए। यानी कि जो हम नई बैटरी अगर हम खरीद रहे हैं कोई भी, तो क्या कर सकते हैं उसे अधिक से अधिक चलाना चाहिए। ओवरलोड पे ऐसा नहीं कि ऐसा ओवरलोड चलाएं, लेकिन हाँ मतलब अधिक से अधिक चलाना चाहिए। जैसे नई बैटरी है तो उसे एक बार फुल चार्ज करके अच्छे से चलाते हैं। जैसे क्या होता है, आप कोई मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो आपको बोला जाता है वहाँ पे कि इसको अच्छे से पहले फुल चार्ज कर लीजिएगा, उसके बाद यूज कीजिएगा। तो उसी प्रकार वो देख लेते हैं, इस होता है। फिर दूसरा होता है बैटरी को सप्ताह में एक बार डिस्चार्ज करके पुनः आवेशित कर लेना चाहिए। एक बार अगर आपकी पूरी बैटरी, मोबाइल की बैटरी या फिर इन्वर्टर की बैटरी हो, तो उसको पूरा मतलब एकदम डिस्चार्ज कर लेना चाहिए। जब तक मतलब वो क्या हो जाए, एकदम बंद ना हो जाए, तब तक हमें क्या करना चाहिए, चलाना चाहिए। फिर उसे हमें रिचार्ज कर लेना चाहिए, जिससे क्या हो जाए तो उसकी एफिशिएंसी अच्छी रहती है और बरकरार रहती है। तीसरी, बैटरी को लंबे समय तक विसर्जित अवस्था में नहीं पड़े रहना देना चाहिए, जिससे सिर्फ चार्जिंग के समय बैटरी से निकलने वाली गैस सुगंधों से निकल नहीं सकते हैं। जो अगर कोई बैटरी हमारी डिस्चार्ज यानी कि बहुत दिन से वो बंद है, उसको हमें ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे छोड़ रहे हैं तो वो धीरे धीरे बैटरी ख़राब हो जाएगी, जिसमें से गैस आसानी से निकल नहीं पाती है। बैटरी चार्जिंग कक्ष में आग न जलाएं और न ही बीड़ी सिगरेट आदि पिएं। देखिए क्या है कि जो भी आपकी बैटरी कक्ष, यानी कि कहीं पे अगर इंडस्ट्री में या फिर कहीं पे भी काम करें तो वहाँ बैटरी कक्ष बनाई जाती है, तो वहाँ पे कोई स्मोकिंग ना करे या फिर कोई ज्वलनशील पदार्थ वहाँ न जलाएं, ताकि क्योंकि आपको दिक्कत हो सकती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आग लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगला पॉइंट है बैटरी अनुक्षण कार्य को दायित्वपूर्ण ढंग से करना चाहिए और इस कार्य का एक रिकॉर्ड रखना चाहिए। जो हमारी मेंटेनेंस है बैटरी को, उसको अच्छे से करना चाहिए और उसकी एक रिकॉर्ड बनाना चाहिए कि हमने क्या कब कौन सी मेंटेनेंस किया या फिर कौन सी बैटरी की मेंटेनेंस कब हो रही है, तो उसको अच्छे से हमको रख लेना चाहिए उसकी। फिर बैटरी आवेशन की दर एम्पियर हावर पर 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार बैटरी विसर्जन की दर सामान्यतः 25 एम्पियर से अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा बैटरी को बकलिंग दोष पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है, हमेशा 25 एम्पियर से कभी भी हमको अधिक चार्ज नहीं करना चाहिए, और 25 एम्पियर की दर से कभी हमें डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, और जो हमारा आवेशन है वो
एम्पियर हावर 10 से अधिक, कभी 10 एम्पियर हावर से कभी भी हमको अधिक नहीं चार्ज करना चाहिए, और 25 एम्पियर हावर से कभी डिस्चार्ज हमें नहीं करना चाहिए, वरना बकलिंग दोष हो जाता है। बकलिंग दोष का मतलब क्या हो जाता है कि उसमें सल्फेशन हो जाती है, और उसमें प्रॉब्लम आती थी कि वो अच्छे से चलता नहीं, एफिशिएंसी उसकी घटने लगती है, उसी को हम बकलिंग दोष बहुत बोलते हैं। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखा हुआ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पे भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना नोट्स तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इसलिए मैंने जानबूझ के एक पूरे लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश की है, ताकि आपको पूरा एक साथ वीडियो मिले, क्योंकि दो दो एक से अधिक बार में अगर रहता है तो हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है और समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने पूरे एक लेक्चर में इसको कंप्लीट करने का पूरा प्रयास किया है। आगे क्या है, शीशा अम्ल जो हमारा शीशा अम्ल संचयक सेल या बैटरी है, उसके क्या होते हैं एप्लीकेशन कौन कौन से देख लेते हैं। देखिए शीशम संचार सेल के निम्न एप्लीकेशन है। देखिए रेलवे बोगियों लाइट में, उच्च वोल्टता स्विच गियर में, खाद्यान्न प्रयोगशालाओं में, प्रदूषण रहित स्कूटर कार, यानी कि जहाँ पे भी हमें लाइटिंग की जरूरत है वहाँ पे शीशम संचायक सेल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रेलगाड़ी में कर सकते हैं, इंडस्ट्री में कर सकते हैं, लैब में कर सकते हैं, अपने कार बस या छोटी स्कूटर गाड़ी या फिर जो भी लाइटिंग है वहाँ पे शीशम संचायक सेल बैटरी का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो आपके बाइक में, जो आपके घर पे बाइक यूज या मोटरसाइकिल कार जो भी यूज कर सकते हो, उसमें शीशम संचायक सेल की बैटरी लगी होती है। याद रख लीजिएगा इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखने की जरूरत नहीं, उतना आप खुद समझ रहे हैं कि एक से दो बार आपको बोला गया तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ इसके न्यूमेरिकल्स हैं, देख लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से केवल पूरे चैप्टर से दो ही न्यूमेरिकल आते हैं, दो टाइप के, तो उन दोनों टाइप के न्यूमेरिकल को हम देख लेते हैं कैसे क्या होता है। देखिए, और इसके जो न्यूमेरिकल जो आपकी बैटरी के इसमें है कि सीरीज और पैरेलल के न्यूमेरिकल, उसको डीसी सर्किट में ही सॉल्व करवा दिया जाएगा। तो जैसे ही उसकी सर्किट की एक फिर से जो क्लास बनेगी आपकी, उसमें पूरी अच्छे से क्लियर कर दी जाएगी। देखिए 12 एम्पियर विसर्जन होने पर एक बैटरी की एम्पियर घंटा दक्षता 95% है। 15 एम्पियर पर यह 9 घंटे में आवेशित हो जाती है। ऊपर बताया कि विसर्जन की दर पर यह कितने घंटे में विसर्जित होगी, यानी कि हमें डिस्चार्जिंग बतानी कि कितने टाइम पे डिस्चार्ज होगी। तो पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन इसमें क्या क्या है, गिवन देख लेते हैं। इसमें देखिए इसमें दक्षता दे दिया गया है, इफिशियंसी दे दी है। देखिए एम्पियर हावर में एफिशियंसी दिया हुआ है, यहाँ पे एम्पियर घंटा में दिया गया है, जिसकी क्या वैल्यू 95% दिया है। डिस्चार्जिंग करंट भी दिया हुआ है, इसमें डिस्चार्जिंग करंट आप इसमें देख सकते हैं 12 एम्पियर विसर्जन में, यानी कि डिस्चार्जिंग करंट हमारा 12 दे दिया है। चार्जिंग करंट हमारा 15 एम्पियर दिया हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हैं 15 एम्पियर हमारी चार्जिंग करंट दी हुई है। टीसी यानी कि टोटल चार्जिंग हमारी दी हुई 9 घंटे चार्ज करने के लिए दिया गया है, और टोटल डिस्चार्जिंग पूछ रहा है। फार्मूला बिल्कुल आपको पता है, इस फार्मूले पे रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, आपको पूरा आंसर आ जाएगा। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो लिखा है एम्पियर हावर लिखा है, यहाँ पे अगर वाट हावर लगा तो फार्मूला दूसरा लगेगा। बस पूरे में यही देखने वाली बात है कि एम्पियर हावर है कि वाट हावर है, यही वाला। ये पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूमेरिकल में आप एम्पियर हावर और वाट हावर देख के कीजिएगा, वरना न्यूमेरिकल बिल्कुल कठिन नहीं है। जो भी दिया देखिए, यहाँ पे विसर्जन दिया हुआ है तो क्या यानी कि डिस्चार्जिंग टाइम दिया हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, आवेशन दिया हुआ है तो चार्जिंग टाइम है कि 9 घंटे का आवेशन टाइम है। आप देख सकते हैं विसर्जन टाइम क्लियर याद करना है, तो सबसे पहले गिवन लिख लेना चाहिए क्या क्या दिया है, उसके फार्मूले पर रखेंगे तुरंत आपके आंसर आ जाएंगे। देख लीजिए, उसी को क्या करेंगे, अगर हम इसको वाट एक बार वाट एम्पियर में करेंगे तो वाट एम्पियर में करने के लिए फिर से एक यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि एक संचयक सेल 36 एम्पियर की दर से 8 घंटे में पूर्णतः आवेशित की जाती है, और उसकी औसत आवेशन वोल्टता 12:8 है। ये सेल 1:8 औसत वोल्ट पर 22 एम्पियर की दर से 10 घंटे में आवेशित होती है। सेल की एम्पियर हावर तथा वाट हावर दोनों ज्ञात करने के लिए बोला है कि दोनों क्या होती है। तो ये फार्मूला यहाँ पे ऐसे पहले आप लिख लीजिए। फार्मूला लिखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए डिस्चार्जिंग करंट दिया हुआ है 22 एम्पियर, चार्जिंग करंट दिया हुआ है 36 एम्पियर, टोटल डिस्चार्जिंग टाइम दिया हुआ है 10 हावर, और टोटल चार्जिंग करंट हमारा 8 हावर दिया। तो हमारा एम्पियर हावर इफिशियंसी और वाट हावर इफिशियंसी पूछा है, तो एम्पियर हावर इफिशियंसी की फार्मूले तुरंत रखेंगे, आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारा वी क्या, यानी कि हमारा क्या हो जाता है कि जो हमारी चार्जिंग हमारी रेशियो दी है 2:1 का है, यानी कि 2.1 का है, और जो हमारी डिस्चार्जिंग वोल्टेज है 1.8 वोल्ट का है। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ वाले पार्ट्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसमें जैसे ही फार्मूले पे आप रखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, कुछ टफ नहीं है। 2-4 बार इसी प्रकार का आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे एक न्यूमेरिकल इसको करवाई गई है, एक न्यूमेरिकल आप ये पूरे न्यूमेरिकल इसको वैल्यू बदल के कर लीजिएगा। इससे अधिक एग्जाम में नहीं आएगा कोई क्वेश्चन, तो 1 से 2 बार आप इसको कर लीजिएगा सॉल्व। और भी क्वेश्चन जैसे ही जब हम लोग सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो उसमें इसकी न्यूमेरिकल करवाएंगे, ताकि आपके न्यूमेरिकल और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो पूरा चैप्टर मेरे ख्याल से ये आज खत्म हो गया, इसमें कुछ और नहीं बचा है। इसके यहाँ सीरीज और पैरेलल के कुछ क्वेश्चन बचे हैं, जिसको हम आगे क्लास में जैसे ही सर्किट की क्लास होंगे उसी में इसके हम क्लास को रख देंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये पूरे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ये पूरा आप देख सकते हैं इस प्रकार से है। तो देखिए पूरे चैप्टर को बैटरी को मैंने अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपको समझ में आया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कीजिए, और आप लोग कमेंट भी कीजिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है। अगर कुछ इम्प्रूवमेंशन की ज़रूरत है तो इम्प्रूवमेंट करेंगे, लेकिन आप लोग कमेंट कुछ कीजिए कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम लोग अगर इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कुछ काम होता है, तो आप प्लीज़ वो काम करें और शेयर करते रहें। और वीडियो को सारी वीडियो देखिए, जितनी प्लेलिस्ट में आपके पड़े हुए हैं एनालॉग के या फिर जो भी आपके सब्जेक्ट की वीडियो हैं उसको आप लोग पढ़ते रहिए। हाँ, नॉन टेक्निकल की भी क्लास स्टार्ट हुई है, उसको भी आगे बढ़ाते रहिए, जो प्रिपरेशन के लिए उनकी बहुत हेल्प होगी। और प्लीज़ ऐसा कमेंट ना करें कि हमें बुरा लगे। तो कमेंट के लिए आप लोग ऐसा कमेंट उसमें करेंगे तो हमें थोड़ा बुरा लगता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वैसे कि हमें, क्योंकि हमारा जो काम है किसी के कमेंट पे डिपेंड नहीं करता है कि कोई कमेंट कर दिया तो हमें नहीं करना है या नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब चैनल है तो ये पब्लिकली है, इस पर कोई भी कमेंट कर सकता है, आपको पूरा अधिकार है। लेकिन आपको सोच समझ के अधिकार ये अपना इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी इंसान हैं। तो अगर हम लोग मेहनत करें तो उस पर गंदा कमेंट ना करें। हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, नहीं अच्छा लग रहा हो तो लिखें कि हाँ सर, क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या कंटेंट बदलने की ज़रूरत है। तो ऐसा कमेंट ना करें कि जो हमें बुरा ना लगे। हाँ, अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही तो उस पर कमेंट करें, वीडियो क्लियर नहीं है उस पर कमेंट करें, समझ में नहीं आ रहा है तो उस पर कमेंट करें, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।